हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा, और मॉडर्न अलजेब्रा में हमने स्टार्ट कर दी है रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में हम आ गए हैं इंटीग्रल डोमेन पे। तो इंटीग्रल डोमेन क्या था हमारा, एक बार बता देती हूँ। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? मान लिया लेट आर भी कोई, मान लिया आर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ठीक है गाइज। आर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कब बोलेंगे? अगर हम कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रिंग से, कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले दो रिंग से और उनकी मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। ओ या फिर ऐसे हो, मान लिया कोई भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई जीरो हो रही है, तो फिर क्या होगा गाइज? उसमें से एक, एटलीस्ट उसमें से एक जीरो होगा, या ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट करते हैं हम हमारा Z1 इक्वल टू जीरो। Z1 में एक ही एलिमेंट होता है जीरो, इज इंटीग्रल डोमेन है या नहीं? तो हमें पता है कि Z1 जीरो है, कॉम्यूटेटिव रिंग तो है ये, बट यूनिटी नहीं है। यूनिटी क्यों नहीं? क्योंकि यूनिटी का मतलब यही है, मैंने बताया ना कि यूनिटी वही एलिमेंट होता है, रिंग का वो एलिमेंट होता है जिसको मैं किसी भी दूसरे रिंग के एलिमेंट के साथ, रिंग के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एज इट इज दूसरा एलिमेंट दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो वन ही होता है, ऐसे मानो आप, वो वन ही होता है एग्जैक्टली। यूनिटी मतलब वन, ठीक है। तो अब Z1 में क्या है? ये जीरो है, वन तो है ही नहीं, तो कॉम्यूटेटिव रिंग तो है बट इसके पास यूनिटी नहीं है। अगर कोई रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है और यूनिटी नहीं है, तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन शुरू में ही डिस्कार्ड हो गई। क्यों? उसमें ये बोला ना कि लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बट यूनिटी नहीं है, तो आगे का कोई प्रोसीजर ही नहीं रहेगा। तो Z1 इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं रहेगा, ठीक है गाइज। अब क्या है कि Zn इज एन इंटीग्रल डोमेन, एक फॉर्मूला हमारा, ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि Zn में इंटीग्रल डोमेन कब होगा? जब एन पी होगा। पी मतलब प्राइम, मैं बता भी देती हूँ गाइज। अभी तक हमने किया है कि पी और क्यू दो यूज हुए हमारे, ठीक है गाइज। तो वो क्या है? प्राइम की जगह पी यूज हुई, तो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। तो क्या है कि Zn इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू पी, एन अगर प्राइम होगा तो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है एम जेड इज रिंग। एम जेड को रिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो एम जेड है, एम जेड का मतलब कि ये साइक्लिक होता हमारा। अगर ध्यान हो तो जेड होता है एक तो सेट ऑफ इंटीजर, तो एम जेड क्या होगा? एम जेड में ऐसे लिख देते हैं 2Z 3Z 4Z इस तरीके से, तो इसके सब ग्रुप होते हैं ना जेड के। तो एम जेड क्या साइक्लिक ग्रुप होता है ये अपना। इसके पास जनरेटर होता है अपना, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट उठाया उससे हम पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं इसका। तो फिर अगर ये साइक्लिक ग्रुप है, अंडर एडिशन की बात कर रही हूँ मैं, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो ही जाएगा ये। क्यों? मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, सेट ऑफ इंटीजर से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, 3 4 उठा लिया तो 3 into 4 करूँ या 4 into 3 करूँ, क्या फर्क पड़ता है? दोनों इक्वल रहते हैं। तो फिर एमजेड हमारा क्या हो जाएगा? रिंग हो ही जाएगा। मतलब ये है कि एमजेड इसलिए हमने यहाँ से सीधा बोल दिया क्योंकि एमजेड कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। पहली जो कंडीशन होती है रिंग होने के लिए कि एमजेड है जो, वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, तो हमारी होल्ड हो रही है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या है कि आर इक्वल टू एम जेड, एम इक्वल टू 0 1 2 इस तरीके से कह रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो इस तरीके से करने के लिए ना, अगर मान लिया आपके पास ऐसे आ जाए, तो सबसे पहले वन के लिए केस डिस्कस करेंगे। अभी हम दो चार चीजें हम कर भी चुके हैं कि Zn में किया था एक बार हमने, और एम एन भी में भी किया था मैट्रिसेस वाले में। तो क्या कि जैसे इफ एम इक्वल टू वन है तो आर क्या हो गया? जेड हो गया। तो जेड तो इंटीग्रल डोमेन है, हमें पता ही है, ठीक है गाइज। इफ एम इज नॉट इक्वल टू वन, एम अगर वन नहीं है तो एम जेड क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, लेकिन इसके पास यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी क्यों नहीं होगी? देखो गाइज, यूनिटी का मतलब मैंने यही बोला कि वन होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया 2Z है, 2Z है मान लिया, तो 2Z में तो एलिमेंट हो गए 0 ± 2 ± 4 इस तरीके के एलिमेंट होंगे। तो अब मेरे को एक एलिमेंट लेना है जिसको यूनिटी मान लिया। आपके दिमाग में यही आ गया कि दो क्यों नहीं ले सकते? मान लिया मैंने दो ले लिया, तो मैं अब दो को मैं, और दूसरा एलिमेंट मैंने उठा लिया जिसके साथ करना मुझे चार। आना तो मेरा चार चाहिए था, लेकिन यहाँ से तो मेरा क्या हो रहा है? 8 आ रहा है ना, ठीक है ना गाइज। तो फिर ये नहीं है, तो यूनिटी तो क्या होगा? हमारा वन ही रहेगा। तो फिर क्या है गाइज? ये
एम जेड इज नॉट इंटीग्रल डोमेन फॉर एम नॉट इक्वल टू वन। एम सिर्फ एम इक्वल टू वन पे इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि वो मेहरबानी है जेड की, क्योंकि जेड इंटीग्रल डोमेन होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, जेड वन आइटा इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है? तो जेड वन आइटा की डेफिनेशन क्या है? ए प्लस आइटा भी और ए भी दोनों जेड वन से बिलोंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जेड वन है तो जेड वन से ही बिलोंग करेंगे। तो हमें पता है कि जेड वन में तो एलिमेंट ही एक है, जीरो। तो अभी तो हम उसको डिस्कस किया, कम्यूटेटिव रिंग तो है बट यूनिटी नहीं है उसके पास, तो जेड वन आइटा भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अब नेक्स्ट करते हैं जेड टू आइटा होगा या नहीं होगा। तो जेड टू आइटा लिया मैंने, ए प्लस आइटा भी और ए भी जेड टू से बिलोंग करेंगे, तो हमें थोड़ी सी राहत मिली कि जेड टू में तो जीरो और वन दो एलिमेंट होते हैं। तो दो एलिमेंट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखो, दो जेड टू में दो एलिमेंट है हमारे पास, जेड टू में दो एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे ए और आइटा भी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी दो पुट करने, तो टोटल चार एलिमेंट हो जाएंगे पॉसिबिलिटीज। तो एक तो क्या हो जाएगा, जीरो पुट करूँ मैं, दोनों जगह जीरो पुट कर दिया, फिर मैंने दोनों जगह मैं वन वन पुट कर दूँ तो हमारा लास्ट वाला आ गया। फिर मैं ए को वन ले लूँ, बी को जीरो ले लूँ, तो वन आ गया। फिर मैं ए को जीरो ले लूँ, बी को वन ले लूँ, आइटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट होंगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि जेड टू आइटा कॉम्यूटेटिव रिंग है, ये हमें पता है, हम कर भी चुके हैं। जेड टू आइटा कॉम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी भी है इसके पास, क्योंकि ये वन है ना, एलिमेंट वन होना चाहिए हमारा, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट गाइज क्या किया कि मुझे इंटीग्रल डोमेन भी प्रूव करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, देखो वन प्लस आइटा मैंने एक एलिमेंट ले लिया, जेड टू आइटा का ये ले लिया मैंने, और इसको मैं इसी के साथ कर सकती हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा ना कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए इंटीग्रल डोमेन में, इन्होंने कहा कि दो नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए और उनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, हमारी नॉन जीरो ही आनी चाहिए। तो नॉन जीरो एलिमेंट तो दिए, दोनों एक जैसे उठा लिए, तो हमारे यहाँ पे टू आइटा आ जाएगा टोटल। तो जब मैं मोडलो टू भी तो लगाऊंगी यहाँ पे, जैसे मैंने मोडलो टू लगाया तो मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया। लेकिन होना क्या चाहिए था हमारा, देखो गाइज मैं एक बार और बता भी देती हूँ कि जो हम इंटीग्रल डोमेन का जब हम कंसेप्ट करते हैं तो ये होता है कि ए हमारा क्या है कि नॉन जीरो है, बिलोंग टू कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है कि बी नॉन जीरो है। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ए इंटू बी भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, बट ये क्या आ गया, जीरो, तो हमारा क्या है, क्या इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा ये, है ना गाइज। तो नेक्स्ट देखते गाइज, अब है इफ फोर डिवाइड पी माइनस थ्री, अगर चार पी माइनस थ्री को डिवाइड कर रहा है, अब देखते क्या पी क्या बला है, देन जेड पी आइटा इज एन इंटीग्रल डोमेन, की तो ये इसके पावर में पी है ना, और पी प्राइम है। ठीक है गाइस, पी क्या है, प्राइम है। तो ये कहा कि इफ फोर डिवाइड पी माइनस थ्री, अगर चार डिवाइड कर रहा है पी माइनस थ्री को, देन जेड पी आइटा इज इन है इंटीग्रल डोमेन होगी। ये रिजल्ट याद रखना गाइस। आर इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू इज एन इंटीग्रल डोमेन है कि या नहीं है। तो इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हमें ये देखना, अभी तक तो हमने क्या किया था कि अकेला क्यू था, अकेला आर था, अकेला जेड था। तो अब हमें कॉम्बो लेना, आर इक्वल टू क्यू क्रॉस क्यू का क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं एलिमेंट उठाऊंगी दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाऊंगी, अगर वो नॉन जीरो बन रही है उनकी मल्टीप्लाई, तो बन जाएगी बात, वरना गड़बड़ है हमारे। मैंने क्या उठाया, वन जीरो, इसका वन ले लिया, इसका जीरो ले लिया। ठीक है, और वन जीरो है तो नॉन जीरो तो हो ही गया। ठीक है गाइस, ये ले लिया। दूसरा मैंने क्या किया, जीरो वन ले लिया मैंने, अब की बार इसमें से जीरो, इसमें से वन ले लिया, तो ये भी हमारा नॉन जीरो तो है ही, पता ही है। तो जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो फर्स्ट वाला टप्पल फर्स्ट वाले से करेगा, सेकंड वाला सेकंड से, तो जीरो आ गया। तो फिर देखो ये डेफिनेशन मैंने लिख भी रखी है कि ए नॉन जीरो लेना है कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी से, फिर बी नॉन जीरो लेना है, तो ए इंटू बी नॉन जीरो आना चाहिए, बट यहाँ पे नॉन जीरो नहीं आया। तो नॉन जीरो नहीं है तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं है गाइस। ठीक है, तो इसी तरीके से जेड क्रॉस जेड, क्यू क्रॉस आर, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, जेड एटा क्रॉस जेड, जेड एटा क्रॉस जेड एटा आर नॉट इंटीग्रल डोमेन, ये कोई इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है कि आर इक्वल टू क्यू क्रॉस आर क्रॉस जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन है या नहीं। तो अब इसमें तीन टप्पल होंगे, तो हमने क्या किया कि अब हम क्या करेंगे, हमें दो एलिमेंट उठाने, मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया, नॉन जीरो उठाने, एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, पहला फर्स्ट टप्पल वन, बाकी दोनों जीरो, फिर मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया जीरो वन वन, ये ले लिया मैंने। ठीक है गाइस, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे क्या करना है कि अगर मैं इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँ, वन जीरो जीरो, ठीक है गाइस, जीरो वन वन, तो मैंने ये भी बता दिया कि टप्पल वाइज मल्टीप्लाई होगी, जो फर्स्ट की फर्स्ट से होगी, वन इंटू जीरो जीरो,
फिर 0 × 1 0, फिर नेक्स्ट 0 × 1 0। तो गाइज ये तो ये आ गया, विच इम्प्लाइज नॉन जीरो थे ये दोनों, इनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए थी हमारी, नॉन जीरो होनी चाहिए थी, बट मल्टीप्लाई जीरो आ गई। तो R = Q क्रॉस R क्रॉस Z इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो क्या होगा, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है गाइज, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट देखिए, R = Q क्रॉस 0, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? अब की बार हमारे पास है ना पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे दो नॉन जीरो एलिमेंट लेने, तो दोनों जो नॉन जीरो एलिमेंट, ये इधर से तो जीरो ही आएगा ऑलवेज, जो सेकंड है हमारा इधर से तो जीरो आएगा, तो दोनों नॉन जीरो इधर से ही आएंगे। मेरे तो दिमाग में आया कि हाँ हो सकता है चांसेस। तो फिर मैंने क्या किया, क्यू क्रॉस 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं A, 0, और A रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा और 0 0 से, ठीक है। तो मैंने मान लिया दो एलिमेंट, x = A, 0 Q क्रॉस 0, ठीक है, y = B, 0 बिलोंग टू Q क्रॉस 0 से, और A और B दोनों है ना, हम ये नहीं कह सकते। अब अगर एक बात और देखें कि क्या पता दिमाग में आ जाए, हम इनको भी तो जीरो ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन समझो गाइज। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है कि R कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, और R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में उसके बाद उसको हम इंटीग्रल डोमेन तभी बोलेंगे अगर मैं दो नॉन जीरो एलिमेंट लूँ उस रिंग से, अगर मैं दो नॉन जीरो एलिमेंट लूँ उस रिंग से, तो फिर और उनको दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा क्या आ जाए, नॉन जीरो है। तो x = A, 0 ले लिया, y = B, 0 ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई की। मैंने माना अपनी तरफ से कि देखो मैंने यहाँ पे नॉन जीरो नहीं लिए, मैंने वैसे एलिमेंट ले लिए, तो अब वो जो जीरो आ सकता है वो वाला केस कर लेते हैं, अभी तक आया नहीं हो। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से कि दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, ये भी तो था इंटीग्रल डोमेन का एक केस कि अगर दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है तो उनमें से एक का जीरो होना बहुत जरूरी है। तो A, 0 इंटू B, 0 0 0, तो AB × 0 0, A × B = 0, A × B = 0 का मतलब या तो A 0 का या B 0 का, तो इंटीग्रल डोमेन हो ही गया हमारा। दूसरी बात क्या है कि ये तो गाइज मैंने आप लोगों को करवाने के लिए बता दिया, अदरवाइज आप दिमाग में सोच सकते हो कि ये जीरो है, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट यहीं से आएंगे, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट यहीं से आएंगे, तो इस पक्का क्या होगा, उनकी मल्टीप्लाई भी नॉन जीरो होगी, तो पक्का क्या होगा हमारा इंटीग्रल डोमेन होगा गाइज। नेक्स्ट ये कि R क्रॉस 0 है, Z क्रॉस 0 है, C क्रॉस 0 है, ZP क्रॉस 0 है, Z23 एटा क्रॉस 0 है, और इंटीग्रल डोमेन एक अपना जीरो फिक्स हो गया ना सब में, तो आंख बंद करके बोल दो हाँ इंटीग्रल डोमेन है वही, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि ZP आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन इज ए ग्रुप इफ, ये हमारा ग्रुप बनाएगा, ZP आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाएगा, 4 डिवाइड P-3, अगर 4 अपना P-3 को डिवाइड कर रहा है, एंड देन ZP आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZP²-1। गाइज मैंने क्यों बता रही हूँ, कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है गाइज, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आ जाता तो हमें जो फ्री के नंबर मिल रहे तो हम क्यों ना करें इन चीजों को, बिल्कुल ईजी है। ZP आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप कब होगा, अगर 4 डिवाइड करेगा P-3 को, एंड देन ZP आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन आइसोमॉर्फिक किसके होगा, ZP²-1 के। तो एग्जाम्पल लिया गाइज मैंने, Z7 आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z7² -1 Z48, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर एग्जाम में अपना क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्या होगा, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन है गाइज, ये ध्यान रखना अंडर मल्टीप्लीकेशन है। ZP आइटा अंडर एडिशन किसके होगा, ये होगा हमारा ZP क्रॉस ZP के, Z7 आइटा अंडर एडिशन होगा Z7 क्रॉस Z7 के। नेक्स्ट गाइज सब रिंग, सब रिंग का वही है जो सब ग्रुप होता था हमारे ग्रुप में, बिल्कुल उसका सिमिलर है। सब रिंग क्या होता है कि सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए रिंग का, उसको हम सब रिंग बोल लेंगे R का, इफ अगर वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, खुद भी रिंग होना चाहिए वो, ये मैंने नीचे लिखा खुद भी रिंग होना चाहिए, और ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे फॉर ऑल ए बिलोंग टू S, एस सब रिंग के लिए यूज हो रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस, फॉर ऑल बी बिलोंग टू एस, ए और बी मैंने कोई भी दो उठा लिए यहाँ से एलिमेंट, ठीक है गाइस, सब रिंग से, तो A - B भी इसमें बिलोंग करेगा। दूसरी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस, तो मान लिया ऐसे ही मैंने दो एलिमेंट और उठाए, फिर ऐसे ही उन दोनों की मल्टीप्लाई भी एस में ही बिलोंग करेगी, ठीक है गाइस, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी उसमें बिलोंग करे और उनकी मल्टीप्लाई भी उसमें बिलोंग करे, तो हम उसको सब रिंग बोल देंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट,
जेड इज सब रिंग ऑफ क्यू आर सी, है या नहीं है? हाँ है ये। क्यों? जेड अपना नॉन एम्प्टी होता है, पहली बात। दूसरी बात, इन तीनों का क्या होता है, ये सबसेट भी होता है और इनका सब मतलब ये खुद भी एक रिंग होता है, मतलब इसकी ये खुद भी रिंग होता है और इनका सबसेट भी होता है। अब सब रिंग का भी क्या है कि खुद रिंग हो गया, सब रिंग क्या फिर ये सब रिंग हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मान लिया मैंने, अब सब रिंग के लिए क्या डेफिनेशन थी कि ए और बी एस से उठाने, तो ए और बी जब मैं इंटीजर से उठाऊंगी तो उनकी जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीजर में जाएगा। फिर मैं ऐसे ही, दो ए और बी फिर उठाया मैंने इंटीजर से, फिर उनकी मल्टीप्लाई भी क्या होगी हमारे इंटीजर में आएगी। तो गाइज ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जेड क्या हो जाएगा अपना सब रिंग ऑफ क्यू आर से, ठीक है। सिमिलरली क्यू की बात करूँ, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर सब रिंग होगा किसका? रियल नंबर का और कॉम्प्लेक्स नंबर का। जिनका सबसेट होगा वही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। आर सब रिंग होगा सी का, ठीक है। ये वाली चीजें। तो नेक्स्ट गाइज, एम जेड इज सब रिंग ऑफ जेड। एम जेड सब रिंग है जेड का। एम इक्वल टू 0 1 2 है या नहीं, ये चेक करना है। तो एम जेड हमें पता है कि नॉन जीरो होता है हमारा, नॉन एम्प्टी होता है। और ये अपना सबसेट होता है जेड का, ये भी पता है हमें। और एम जेड इसका सब ग्रुप है। एम जेड क्या है? सब ग्रुप ये जेड का। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सब रिंग कब होगा? अगर मैं यहाँ से फॉर ऑल ए बिलोंग टू एम जेड, मान लिया मैंने 2 जेड की बात कर रही हूँ, तो गाइस ध्यान देना, 2 जेड की बात कर रही हूँ, 2 बिलोंग कर रहा है 2 जेड से और 4 बिलोंग कर रहा है 2 जेड से। तो 2 - 4, -2 भी तो बिलोंग करेगा 2 जेड से। तो ऐसे ही हमारी क्या हो जाएगी, उनकी मल्टीप्लाई भी बिलोंग करेगा, तो एम जेड भी सब रिंग होगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से मैंने जनरलाइज रिजल्ट लिख दिया, 0 जेड 2 जेड 3 जेड और सब रिंग ऑफ जेड, सारे सब रिंग होंगे इसके जेड की। नेक्स्ट करते गाइस। नेक्स्ट क्या है कि एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू आर आर ऑलवेज सब रिंग ऑफ आर। जैसे सब ग्रुप के केस में लेते थे हम आइडेंटिटी और खुद ग्रुप हमेशा सब ग्रुप होते हैं। तो ऐसे ही एस इक्वल टू 0 मतलब आइडेंटिटी और खुद रिंग ये हमेशा सब रिंग होते हैं आर, ठीक है गाइज। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया आपको ये बोल दे, सॉरी, एस इक्वल टू, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 2 की, 0 B 0 0 B अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये सब रिंग ऑफ एम टू आर है या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि ये अपनी जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये सब रिंग है या नहीं है। हम क्या करेंगे, दो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 B 1, दूसरी मैट्रिक्स ले ली 0 0 B 2। अब A - B करूंगी मैं, A - B ही तो बिलोंग करना चाहिए ना इससे, 0 0 B 1 - B 2 0। अब हमें पता है B1 - B2 भी तो रियल होगा, बी रियल से बिलोंग कर रहा तो B1 - B2 भी तो रियल होगा। ऐसे ही मैंने क्या किया कि ए बी इक्वल टू 0 0 0 B1 0 0 B2 0, ठीक है गाइज। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 0 0, तो ये भी अपना क्या होगा, क्योंकि यहाँ बी की जगह पे 0 आया है तो हमें पता 0 भी तो रियल नंबर है। तो ये क्या, हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो ये क्या होगा हमारा सब रिंग होगा। नेक्स्ट क्या, फाइंड सब रिंग ऑफ Z6 की सब रिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बस तरीका बता रहा हूँ। मान लिया कई बार क्या, वैसे तो मोस्ट ऑफ ऐसे पूछेगा, नंबर ऑफ सब रिंग ही पूछता होता है, बट फिर भी हमें आना तो चाहिए चीज कि किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि Z6 में पहले ये देख लेते हैं कि एलिमेंट 0 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। अब बिना सोचे, अब सब रिंग S1 S से डिनोट करते तो S1 इक्वल टू आइडेंटिटी ये, और दूसरा सब रिंग कौन सा होगा, सॉरी, इसका तो ब्रेसेस में लिखने की जरूरत नहीं है, खुद Z6 हो जाएगा ना, खुद Z6 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि S3 और देखते हैं फिर वो क्या हो जाएगा हमारा, कि ये तो जैसे हम सब ग्रुप निकाल रहे थे ना, उसी तरीके से होगा हमारा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए कैसे करते हैं। S3 क्या हो जाएगा, दो तो ये हो गए, और S3 क्या हो जाएगा हमारा, ये तो आएगा ही आएगा। देखो हम कर चुके, सब ग्रुप में भी किया था हमने, बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं ऑर्डर 3 के देखना चाह रही हूँ कि ऑर्डर 3 का सब ग्रुप में कौन कौन से आएंगे। तो ऑर्डर किस किस का 3 है, 2 का, कि जैसे 2 को मैं कितनी बार ऐड करूँ, 2 + 2 + 2 6 आता है, मॉडलो 6 पे 2 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 का, 4 + 4 + 4 4 4 8 4 12, और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 4 हो गया। तो इसमें हो गया।
और नेक्स्ट अगर मैं गाइस S4 की बात करूँ तो कौन सा होगा, एक तो ये 0 तो है ही आइडेंटिटी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे 1 तो क्या होगा Z6 में ही शामिल हो गया ये, क्योंकि इसका तो ऑर्डर 6 है ना, तो इस 6 ऑर्डर का तो यही है हमारा। तो नेक्स्ट क्या होगा 3, अगर मैं 3 की बात करूँ ये कितने का, ऑर्डर 2 का, क्योंकि 3 + 3 6 हो जाएगा ना सिर्फ ऑर्डर 2 का, तो ये होगा गाइज। तो अब मेरे को ये पता है कि ये और ये दो तो हमेशा ही सबरिंग होते ही है, ठीक है गाइज। अब मैं अगर S3 की बात करूँ, पहली बात क्या है कि S3 सबरिंग है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जिस तरीके से सब ग्रुप निकालते हैं ऐसे हम सबरिंग निकाल लिए हमने। तो अब देखो ये इसकी सबरिंग है, तो एक तो ये होगी हमारे पास, और फिर एक ये होगी, और दूसरी बात अगर मान लिया हम, चल ठीक है मान लेते कि ये सबरिंग है या नहीं, ये चेक भी कर लेते हैं, इट्स ओके। मान लिया एक मैंने S3 का एलिमेंट ले लिया, दूसरा फिर मैंने ये S3 का एलिमेंट ले लिया, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा ना, मान लिया -2, तो अब बोलोगे कि -2 को मैं मॉडुलो 6 में 4 भी तो लिख सकती हूँ, तो 4 अपना क्या है S3 से बिलोंग कर रहा है ना, 4 आ गया ना। यही तो हम कह रहे थे कि अगर मान लिया जिसके मैं 2 एलिमेंट उठाऊं, 2 एलिमेंट उठाए 2S3 और 4S3 से उठाया, 2 एलिमेंट उठाए मैंने, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, S3 से ही बिलोंग करना चाहिए। हाँ -2 आया तो जब मैंने किया कि मॉडुलो तो 6 ही लगेगा, जब मैंने इसको अंडर मॉडुलो 6 किया तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 S3 से बिलोंग कर रहा है। सिमिलर हमारा क्या हो जाएगा S4 हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं सबरिंग की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबरिंग कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। अब शॉर्टकट भी आ गया हमारे पास कि नंबर ऑफ सबरिंग निकालने हैं हम Zn में, Zn में नंबर ऑफ सबरिंग निकालेंगे तो कितना होगा 2n होगा हमारा, ठीक है गाइस। तो ऊपर वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ टू सबरिंग ऑफ आर इज सबरिंग है या नहीं, अभी देखेंगे। मान लिया मैंने 2Z सबरिंग होता है Z का, MZ निकाला था ना हमने, 2Z सबरिंग होता है Z का, 3Z सबरिंग होता है Z का, ठीक है। दोनों का यूनियन किया तो इसमें किस टाइप का एलिमेंट आए, 0 +-2 +-3 +-4, मैशअप आ गया। ये सबरिंग नहीं होगा Z का, क्यों, पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ रफ वर्क यहाँ कर देते हैं। मान लिया मैंने एक एलिमेंट उठाया 2, दूसरा एलिमेंट मैंने उठा लिया 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये इससे बिलोंग करेगा अपना, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा ना, वो भी तो बिलोंग करना चाहिए ना हमारे से। तो जब मैं करूंगी तो -1 आएगा, बट -1 डज नॉट बिलोंग, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही +-2 +-3 +-2 से शुरू हो रहे हैं, तो आ ही नहीं रहा ना 1। तो ये क्या हो गया हमारा सबरिंग, एक के समय ऐसा मिल गया तो सबरिंग नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है गाइस। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग ऑफ आर इज सबरिंग, हाँ ये श्योर है कि अगर इंटरसेक्शन की बात करें हम सबरिंग के, तो वो क्या होगा, वो सबरिंग होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग। सम ऑफ टू सबरिंग, लेट ए एंड बी आर टू सबरिंग दे रखी, हमें दो कोई सबरिंग दे रखी, ठीक है। और उनका सम अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, a + b = a + b, और a अपना a + b दे रखा है, ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और बी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का होगा, ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें जो दे रखा है कि a + b ऑलवेज सबरिंग ऑफ आर, मतलब जो समेशन की बात करें ना, सम ऑफ टू सबरिंग इज ऑलवेज ए सबरिंग इफ आइदर ए इज आइडियल ऑफ आर, या तो ए आर का आइडियल हो या फिर बी आर का आइडियल हो। अभी रिजल्ट रखो होल्ड पे ये, कि बस जस्ट ऐसे याद कर लो, आइडियल हम आगे करेंगे, ठीक है गाइस, आइडियल हम करेंगे आगे। तो क्या है कि अगर हम सम की मान ले, दो सबरिंग का सम है, वो हमेशा सबरिंग होगा आर का, कब, या तो ए आइडियल हो आर का या फिर बी आइडियल हो आर का। नेक्स्ट क्या है कि आइटम पोटेंट एलिमेंट, ये करते हैं नेक्स्ट गाइस। नेक्स्ट है आइटम पोटेंट एलिमेंट्स। आइटम पोटेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देखो गाइस, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज सेड टू बी आइटम पोटेंट एलिमेंट इफ ए स्केयर इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो गाइस कंफ्यूज नहीं होने, तो बुलियन रिंग किया था हमने और अब एक आइटम पोटेंट एलिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे फील हो रहा होगा कि तो सेम सी बात है। बुलियन रिंग में ये था कि हर एक एलिमेंट, बुलियन रिंग उसको बोलेंगे अगर उसका, उस रिंग का हर एक एलिमेंट क्या हो, ए स्केयर इक्वल टू ए, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। आइटम पोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि
आइटम पोटेंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट है इंडिविजुअल उठाते हैं, जैसे अभी करेंगे एग्जाम्पल भी कोई तो उसमें वो एलिमेंट आ जाएंगे जिनका क्या है कि ए स्केयर इक्वल टू ए हो, ठीक है, खुद का स्केयर करें। तो अब देखो गाइस जी, इसमें जब मैं ये कर रही हूँ इसमें हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट इन जेड, जेड में करना, जेड पहले लिख लेते हैं 0 +- 1 +- 2, इस तरीके से हमें पता 0 उठाया मैंने, 0 का स्केयर किया ये हो गया, 1 का स्केयर किया देखो जब मैंने 0 उठाया तो 0 का किया तो ये आ गया मेरा ए स्केयर इक्वल टू ए हो रहा है। यहाँ जब मैंने 1 लिया तो 1 का स्केयर 1 हो रहा है, ठीक है गाइस। तो लेकिन अब एक और बात है, अब अगर ये कह रहा है कि 0 और 1 को छोड़ के कोई भी इंटीजर होगा ना वहां पे ये होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम 2 ही उठा लेते, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लिया मैंने 2 उठा लिया, ठीक है। 2 का जब स्केयर किया तो कितना आ गया? 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 2 तो नहीं हुआ ना। तो फिर क्या हो जाएगा गाइज, ये हमारा अगर 0 और 1 है, 1 को छोड़ दें बाकी कहीं पे भी ये बुलियन रिंग नहीं होगा। तो अब सॉरी आइटम पोटेंट नहीं होगा ये, ठीक है। देन जेड हैज एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट्स 0 और 1। जेड के पास क्या होंगे? सिर्फ 2 ही आइटम पोटेंट एलिमेंट होंगे, 0 और 1। हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट इन जेड 10, जेड 10 में देखते कितने होंगे? जेड 10 क्या होता है? 0 1 2 इस तरीके से होगा। 0 का स्केयर किया 0 आ गया, 1 का स्केयर किया 1 आ गया, इस तरीके से मैं करती जाऊंगी। जब मैंने 5 का स्केयर किया 25 आ गया, तो 25 में मोडलो 10 भी तो लगाऊंगी, ये नहीं भूलना है गाइज। 25 आ गया तो इसमें मोडलो 10 भी लगाऊंगी। जब मैंने मोडलो 10 लगाया 25 तो रिमाइंडर 5 बच गया, हाँ बन गई बात। फिर मेरे 6 पे भी बन रही बात, 36 हो गया, 6 का स्केयर और मोडलो 10 लगाने के बाद 6 आ गया, ठीक है। तो ये आइटम पोटेंट एलिमेंट हो गए, कौन? 4 हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है गाइज। अब एक रिजल्ट है एग्जाम में, क्या बताया जाए, क्या कि इफ ए इज आइटम पोटेंट एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए आइटम पोटेंट एलिमेंट है आर का, देन 1 - ए इज ऑल्सो आइटम पोटेंट एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 - ए भी आइटम पोटेंट एलिमेंट होगा आर का, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ आइटम पोटेंट एलिमेंट इन जेड एन, जेड एन में नंबर ऑफ आइटम पोटेंट एलिमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 की पावर डी। डी क्या है? डी इज नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, एन के प्राइम डिवाइजर, ठीक है। तो हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट इन जेड 100, जेड 100 में सबसे पहले मैंने 100 को तोड़ दिया दो पार्ट में, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर क्या है? 2 और 5 है ना, ये 2 है, एक 2 है और एक 5 है, तो फिर क्या हो गया? 2 नंबरिंग में तो 2 आ गए, तो फिर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर 2 है, तो आइटम पोटेंट एलिमेंट 2 की पावर डी, 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, रिजल्ट देखा, आर अगर इंटीग्रल डोमेन है देन आर हैज एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट, तो आर के पास एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्या रिजल्ट है? हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट्स इन क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर, कितने आइटम पोटेंट एलिमेंट होंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में? क्यू इज एन इंटीग्रल डोमेन हमें पता है, देन क्यू हैज एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट 0 और 1। अगर क्यू इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन मैं बता रही हूँ गाइस आपको क्या होती है। आर कोई कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, और उसके कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाऊंगी तो उन दोनों की मल्टीप्लाई नॉन जीरो होनी चाहिए, और अगर उनकी मल्टीप्लाई जीरो हो तो उनमें से कम एक तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर क्यू इंटीग्रल डोमेन है देन क्यू हैज एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट से 0 एंड 1, ठीक है। आर सी और जेड पी हैज एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट से 0 एंड 1, 0 और 1 पे ये भी इनके भी, क्योंकि ये भी तो इंटीग्रल डोमेन है हमारे। आर इक्वल टू जेड 23 आइटा, हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट, कितने होंगे? हमें पता है कि 4 डिवाइड करा पी माइनस थ्री को, पी कितना 23, और 23 - 3 20 हो गया, तो 4 तो डिवाइड कर रहा है 20 को, तो फिर ये क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन होते ही एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट हो जाएंगे। 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट कौन से होंगे? 0 1 ही होते हैं, यही मिलते हैं जिनका क्या होता है कि स्केयर खुद के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट्स इन जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस जेड में कितने आइटम पोटेंट एलिमेंट होंगे? हमें पता है कि जेड क्रॉस जेड में, तो इसमें देखने का सबसे आसान तरीका इंडिविजुअल देख लो, इसमें 0 और 1, इसमें 0 और 1, मतलब 2 इसमें मिल गए 2 इसमें मिल गए, तो टोटल अगर हम इनके पॉसिबिलिटी निकाले तो 4 हो जाएंगी कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। कॉम्बिनेशन बना लेंगे ना, तो कॉम्बिनेशन बन के 4 हो जाएंगे। ऐसे ही क्या कि आर क्रॉस आर है, क्यू क्रॉस क्यू है, सी क्रॉस सी है, जेड क्रॉस क्यू है, क्यू क्रॉस आर है, तो क्या हो जाएंगे हमारे सभी के पास 4 4 आइटम पोटेंट एलिमेंट होंगे ऐसे कॉम्बो बना के, क्योंकि 2 2 से 4 बन गया।
अब 3 से होगा तो 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 8 केस बनेंगे हमारे पास। आर इक्वल टू क्यू क्रॉस आर क्रॉस जेड है, हाउ मेनी आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर 8 हो जाएंगे। ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए आज हमने क्या क्या किया है। Z1 इक्वल टू 0 पूछ रखा है, ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए आर को कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव रिंग तो है लेकिन यूनिटी नहीं है इसमें। यूनिटी का मतलब है आप ऐसे याद रखो उसको वन वन होना चाहिए, तो वन नहीं है ना, ऐसे बिलोंग कर रहा। तो क्या हो जाएगा Z1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है कि Zn इज इंटीग्रल डोमेन। Zn क्या इंटीग्रल डोमेन है इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू पी हो। अगर n अपना क्या है प्राइम है ना, तो Zn क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। और इंटीग्रल डोमेन है तो वो प्राइम होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का एम जेड रिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब जेड हमारा रिंग है तो एम जेड उसका सब ग्रुप ही लगा लो, तो उस वो भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अंडर एडिशन तो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा, बाकी किसी में दिक्कत है नहीं इसको, तो रिंग भी हो जाएगा। आर इक्वल टू एम जेड का इंटीग्रल डोमेन होगा। हाँ, एम इक्वल टू वन पे केस ले लेते हैं। एम इक्वल टू वन पे आर क्या एग्जैक्टली जेड हो जाएगा, तो जेड ने तो सारी प्रॉब्लम ही सोल्व कर दी, क्योंकि जेड इंटीग्रल डोमेन होता है। दूसरा क्या है कि इफ एम इज नॉट इक्वल टू वन, अगर एम वन नहीं है तो क्या हो जाएगा, एम जेड कम्यूटेटिव रिंग विद रिंग तो हो जाएगा, यूनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने टू जेड में उठाया, मैंने इस तरीके का एलिमेंट 2 और 4 उठाया तो 8 आ गया ना। आना 4 चाहिए था लेकिन 8 आ गया, तो नहीं बन रही बात। तो एम जेड एम नॉट इक्वल टू वन पे हमारा क्या है कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। जेड वन आइटा इंटीग्रल डोमेन है, वही सेम समस्या है, क्योंकि जेड वन आइटा तो जेड वन से बिलोंग करेंगे, तो जेड वन में एक एलिमेंट जीरो ही है ओनली, तो क्या हो जाएगा, जीरो इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन जेड वन आइटा इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट है जेड टू आइटा इंटीग्रल डोमेन ए नहीं। जेड टू आइटा में ए प्लस आइटा भी, ए भी जेड टू से बिलोंग करेंगे। जीरो वन आइटा वन प्लस आइटा इस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो वन मिल गया हमें, तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट उठा लूँ मैं, और मैंने वन प्लस आइटा सेम ही उठा लिया, नॉन जीरो होना चाहिए, में क्या दिक्कत है, उन्होंने डिस्टिंक्ट नहीं कहा ना। तो वन प्लस आइटा की करेंगे तो टू आइटा, और मोडलो टू लगने के बाद जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर तो हमारा क्या इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी गाइस ये। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 4 डिवाइड कर रहा है पी माइनस थ्री को, तो जेड पे आइटा इंटीग्रल डोमेन होगा, श्योर है ही। आर क्यू क्रॉस क्यू इंटीग्रल डोमेन है, हाँ चेक करेंगे इसको। क्यू क्रॉस क्यू इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, तो मैंने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया 1 0, दूसरा मैंने 0 1 ले लिया, दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की तो ये तो जीरो आ गया, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ। ऐसे ही जेड क्रॉस जेड क्यू क्रॉस आर आर क्रॉस आर सी क्रॉस सी जेड डाटा क्रॉस जेड जेड डाटा क्रॉस जेड डाटा आर नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है कि आर इक्वल टू क्यू क्रॉस आर क्रॉस जेड है, रेशनल रियल और इंटीजर इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। तो 1 0 0, ये इसका एक एलिमेंट 1 ले लिया, इसके 0 ले लिया, फिर इसका मैंने 0 ले लिया, बाकी 1 1 ले लिया। तो मेरी इंटेंशन हमेशा ये रहेगी, मतलब ऐसे सोचना कि हमारी इंटेंशन हमेशा ये रहेगी कि ये ऐसे क्या वैल्यू पुट करूं कि इंटीग्रल डोमेन ना बने। तो 1 0 0 0 1 1 किया तो ये 0 आ गया, और फिर इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आर इक्वल टू क्यू क्रॉस जीरो इंटीग्रल डोमेन। ये तो आंख बंद करके बोल दूं कि हाँ हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन, एक तो फिक्स हो ही गया, एलिमेंट हमें नॉन जीरो लेना है, डेफिनेशन क्लियर है, इंटीग्रल डोमेन की तो दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट तो जीरो हो ही गया, दूसरा मुझे क्या लेना है, नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, तो ए जीरो, इस तरीके से बी जीरो दो उठाऊंगी, हो जाएगा हमारा। ऐसे ही आर क्रॉस जीरो जेड क्रॉस जीरो सी क्रॉस जीरो जेड पी क्रॉस जीरो जेड 23 आइटा क्रॉस जीरो, सारे ही इंटीग्रल डोमेन होंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है जेड पी आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप होता है इफ 4 डिवाइड पी माइनस थ्री, अगर पी माइनस थ्री को डिवाइड कर रहा है 4, और ये जेड पी आइटा स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन की इसके आइसोमॉर्फिक होगा जेड पी स्क्वायर माइनस 1 के। तो ये इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है, कई कभी कभार की सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर याद कर लेंगे तो हम रिजल्ट हमारे लिए दिक्कत नहीं रहेगी। तो जेड सेवन आइटा स्टार है, अंडर मल्टीप्लीकेशन है जेड सेवन स्क्वायर माइनस 1 जेड 48, तो जेड पी आइटा प्लस है, तो इंडिविजुअल हो जाएगा जेड पी क्रॉस जेड पी के। तो नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट है सब रिंग, लेट एस नॉन एम्प्टी सेट है आर का, इस सेट टू बी सब रिंग ऑफ आर इफ, पहला है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस, फॉर ऑल बी बिलोंग टू एस, ए माइनस बी उससे बिलोंग करना चाहिए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई भी उससे बिलोंग करनी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा। जेड है, जेड हमारा क्या है कि क्यू आर सी में इंडिविजुअल, तो रिंग भी है ये चारों। दूसरी बात क्या कि जेड इसका इनका सबसेट भी है सबका, तो जेड क्या हो जाएगा, सब रिंग हो जाएगा।
दूसरा क्यू सब रिंग आर और सी में हो जाएगा, आर सब रिंग हो जाएगा सी में। एम जेड सब रिंग है जेड का, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, हम कर चुके हैं 0 Z 2 Z 3 Z, इस तरीके से सारे हो जाएंगे हमारे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एस इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू आर है ना, जो हमारे हमेशा सब रिंग होते हैं आर के। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू किया भाई, जैसे मैं मैट्रिसेस का एग्जांपल ले लिया, 0 0 B और B अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे ये देखना है कि सब रिंग है या नहीं। तो ए एक मैट्रिक्स लिए, दूसरे लिए, दोनों के सब्ट्रैक्शन एस में बिलोंग कर रहे हैं। ए बी मल्टीप्लीकेशन की तो सब रिंग हो गया हमारा। Z6 की सब रिंग निकालने हैं मुझे, तो Z6 लिखा मैंने S1 0 और Z6, तो ये तो आंख बंद करके लिख दो कि दो तो होता ही है, वरना फिर अगर हमें ये भी आइडिया नहीं लगेगा तो रिजल्ट करने का फायदा ही क्या होगा फिर। जीरो और खुद तो हो गए, S3 0 2 3 ये ऑर्डर 3 का है, ये हो गया एक। S4 0 3 हो गया। मतलब इसकी क्या हो गई हमारे, एक तरीके से मैंने सब ग्रुप निकाल लिया, ऐसे लगा लो आप, सब ग्रुप निकाल लिए। तो फिर मैं अगर मैं प्रूव करूँ कि S3 सब रिंग है क्या नहीं इसकी, तो मैंने दो एलिमेंट उठाए इसके और दोनों की सब्ट्रैक्शन की, तो S3 से बिलोंग करे, ऐसे ही S4 से हो जाएगा, ठीक है, चार सब रिंग हो जाएगी। अब नंबर ऑफ सब रिंग जेड एन में नंबर ऑफ सब रिंग निकालनी हो तो टो एन हो जाएंगी हमारी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सब रिंग, ये कोई जरूरी नहीं है यूनियन सब रिंग का सब रिंग हो। मैंने देखो ये 2Z और यूनियन 3Z का एग्जांपल लिया था ना, तो हमारी बात नहीं बनी थी, लेकिन इंटरसेक्शन सब रिंग का पक्का है कि सब रिंग होगा। नेक्स्ट सम ऑफ टू सब रिंग, दो सब रिंग का सम क्या होगा, ए और बी, कोई भी दो सब रिंग दे रखे हमें, तो सम ऑफ ए एंड बी डिफाइंड बाई ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है गाइज ए प्लस बी, मतलब दो सब रिंग का सम कब सब रिंग होगा, आर का सब रिंग कब होगा, या तो ए आइडियल हो आर का या फिर बी आइडियल हो आर का। और आर क्या, रिंग रिंग है ये, तो ये तो ए आइडियल होगा आर का या बी आइडियल होगा। ये अभी होल्ड पे रखो आइडियल का, क्योंकि अभी हम करेंगे इसको आगे टाइम आने पे, ठीक है। आइटम पोटेंट एलिमेंट, एक एलिमेंट आइटम पोटेंट एलिमेंट तब बोलेंगे अगर उसका स्केयर खुद के बराबर हो जाए। तो हम जेड में है, जीरो प्लस माइनस, सबसे पहले क्या इसको निकालने का तरीका है, सबसे पहले पूरा सेट लिख लो जो भी दे रखा है, उसके बाद क्या उसमें से एलिमेंट पिक करके देखो कि किसका होगा। तो लगभग क्या मोस्ट ऑफ तो, अगर जेड क्यू और इनकी बात करेंगे ना, जेड क्यू आर सी, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनमें तो यही मिलेगा, 0 और 1 ही मिलेंगे हमारे। कि जीरो का स्केयर किया, जीरो आ गया, 1 का स्केयर किया, 1 आ गया। 0 और 1 को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट का स्केयर खुद के बराबर नहीं होता जेड में। हाँ, मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड टेन में मैंने पहले पूरा लिखा, फिर मैंने एक एक एलिमेंट उठाया। तो जेड 10 में एक ट्विस्ट ये आ जाता है कि मोडुलो भी लगाते हैं हम, जैसे 5 का स्केयर है, वैसे तो 25 आ गया, लेकिन मोडुलो 10 भी तो अप्लाई करेंगे हम, तो फिर वहां से हमारी बात बन जाती है, ठीक है गाइस। अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 - A B आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 - A ये क्या है कि वन ना, जो ये आइडेंटिटी की बात कर रहा है इसकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम पोटेंट एलिमेंट इन जेड एन, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, शॉर्टकट 2 की पावर D, और D क्या है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ एन, एन के प्राइम डिवाइजर कितने होंगे। हाउ मैनी आइटम पोटेंट एलिमेंट इन जेड हंड्रेड में कितने होंगे, दो प्राइम डिवाइजर है 2 और 5, तो नंबर ऑफ आइटम पोटेंट 2 की पावर D 4 होगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन, आर अगर इंटीग्रल डोमेन है देन आर हैज एग्जैक्टली 2 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आर के पास 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे हमारे। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू, क्यू क्या खुद इंटीग्रल डोमेन है, तो क्यू के पास एग्जैक्टली वही दो एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी 0 और 1। आर सी और जेड भी, इनके पास भी एग्जैक्टली टू होंगे, 0 और 1। अब है आर इक्वल टू Z 23 आइटा, हाउ मेनी आइटम पोटेंट एलिमेंट इन, हमें पता है 4 डिवाइड करा पी माइनस 3 को, Z 23 आइटा इंटीग्रल डोमेन है, तो Z 23 आइटा है एग्जैक्टली 2 आइटम पोटेंट एलिमेंट 0 और 1। अब जेड क्रॉस जेड में आइटम पोटेंट एलिमेंट निकालने, तो जेड क्रॉस जेड में हमें पता है इंडिविजुअल, पहले देख लो, इसमें 0 1, इसमें 0 1, तो इनका टोटल पॉसिबिलिटी 4 हो जाएंगी, दो दो एलिमेंट 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, तो 4 आइटम पोटेंट एलिमेंट हो जाएंगे। तो सिमिलर आर क्रॉस आर में होगा, क्यू क्रॉस क्यू, सी क्रॉस सी, जेड क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, सबके पास 4 4 होंगे हमारे, क्योंकि दो का केस है, जैसे ही 3 का केस हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे, टोटल पॉसिबिलिटी 8। क्यों, वही जैसे हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में करते हैं कि इसके इसके पास दो पॉसिबिलिटी, इसके पास दो पॉसिबिलिटी, इसके पास दो पॉसिबिलिटी, तो 2 की पावर 3,
ईच के पास दो दो पॉसिबिलिटी और है कितने, तीन है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा एकदम जैसे हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है एकदम से रिंग थ्योरी में आते, बट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं, बड़े ईजी वे से करेंगे हम चीज़ों को। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो मिशन डी ट्रिपल एस भी ऐप डाउनलोड कीजिए और दिए गए नंबर पे किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं, 7056243289 पे। ठीक है गाइज। और अगर इसके अलावा भी अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी फील्ड में किसी भी टेस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। होप सो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।